साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिका। आज का जो मुद्दा है हमारा वो कंगना रनावत से संबंधित है। कंगना रनावत जो है हाल के दिनों में काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखाई दे रही हैं। कंगना रनावत जो हैं बॉलीवुड के विवादों में हमेशा बनी रहती हैं और बॉलीवुड से जितनी भी कुछ ऐसी भी विषय होता है जिसके बारे में वो बेबाकी से बात भी रखती हैं, उनकी बात अच्छी भी है। कभी कभी हर मुद्दों पे वो एक बेबाक एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में जो अच्छाइयाँ हों या जो भी कमियाँ हों उसके बारे में बताती रहती हैं। कुछ समय पहले सुशांत सिंह आत्महत्या की और कंगना रनावत ने इस मुद्दे को बड़े ही बढ़ चढ़ करके हर प्लेटफार्म पर जा कर के उठाया। ये उनकी बात अच्छी भी थी कि वहाँ की जो भी इस तरह की कमियां हैं वो उजागर करें, लेकिन हालिया एक ट्वीट उनका जो है सोशल मीडिया में एक विवाद का विषय बन गया है। विवाद का विषय ये बन गया कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्विटर अकाउंट उन्होंने ओपन किया और ट्विटर अकाउंट ओपन करते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे कि बहुजन समाज में इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। उसमें उन्होंने ये कहा कि अब हाल के समय में जो जाति आरक्षण लोगों को दिया जा रहा है अब उसे क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण किसका दिया, अपने भाई का उदाहरण दिया कि मेरा भाई पीएचडी होल्डर है और उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो इस मुद्दे को हमें कैसे देखना चाहिए, उनकी वो मजबूरी है, उन्होंने उस बात पे वो कहा। लेकिन कंगना रनावत को ये समझना चाहिए कि उनका ही भाई पीएचडी होल्डर नहीं है। इस समाज में हर वर्ग के लोग जो हैं पीएचडी धारी हैं, चाहे वो एससी एसटी के लोग हों या ओबीसी के लोग हों या जनरल्स के भी लोग हों। अधिकांश लड़के आज भी पीएचडी या एमफिल करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे जो है सारा दोष आरक्षण को नहीं दिया जा सकता। कंगना रनावत की समझ जो है आरक्षण को लेकर के परफेक्ट नहीं है। उनको इस मुद्दे पर अपनी राय रखने का हक है, लेकिन उनको आरक्षण का सही तरह से ज्ञान भी करना आवश्यक है। आरक्षण क्यों दिया गया, आरक्षण देने का उद्देश्य क्या है, आरक्षण कब तक दिया जा सकता है, इसके बारे में कंगना रनावत को भी पहले पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे समाज की सच्चाई है कि समाज जो है वर्णों में बटा हुआ है। हमारे समाज 4 वर्णों में बटा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हमेशा से हम ये देख रहे हैं कि शूद्र वर्ण जो है उसको रोजगार के अवसरों से, उसको समाज में अन्य अवसरों से हमेशा उसको क्या रखा गया, पीछे रखा गया। शिक्षा उस समाज को उचित मिल नहीं पाई, संसाधनों पर उस समाज का बेहतर अधिकार था नहीं। संसाधनों पर बेहतर अधिकार न होने के कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी समाज जो है पिछड़ता चला गया। जब यह समाज पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ता चला गया और पीछे क्या था कि हमारे यहाँ पहले राजतंत्र था, बाद में आया मुगलों का शासन आता है, वहाँ भी राजतंत्र या बादशाही तंत्र रहा। इसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया, हम गुलाम बने रहे। तो इनके अधिकारों का हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो जब भारत आज़ाद हुआ हमारा संविधान बना, तो हम अपने संविधान की प्रस्तावना में ये बात लिखे कि हम क्या करेंगे कि सबके साथ समानता की बात करेंगे, सबके साथ न्याय की बात करेंगे, सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, सबकी आर्थिक स्वतंत्रता की बात हम रखेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित। और मैं एक दूसरी बात आपसे ये बताऊं कि यदि समाज के हर वर्ग का विकास नहीं होगा, किसी भी समाज के यदि हर वर्ग का विकास नहीं होगा तो वह समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता। और इसका परिणाम यही रहा कि हम समाज के अपने कुछ वर्गों को
चाहे वो प्रशासनिक वर्ग हो, चाहे वो शैक्षणिक वर्ग हो, इसमें हमने सम्मिलित नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा समाज हमेशा से बिखरा हुआ रहा। और इस सामाजिक बिखराव का ही नतीजा था कि हम सदियों तक एक दूसरे का गुलाम बने रहे। कभी हमारे अंदर एकता आई नहीं। एकता इसलिए नहीं आई कि जब हम समाज में सामाजिक भेदभाव की स्थिति जब तक रहेंगे, सामाजिक एकता हमारी स्थापित नहीं हो सकती। ठीक, तो देखिए, जब हमारा संविधान बना तो संविधान में ये कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी हम भारतीयों ने मिल करके अपने संविधान का निर्माण करें। तो जब हम अपने संविधान का निर्माण किए तो हमने कुछ मूल्य जो है निर्धारित किए, और उसी मूल्य में इन सारे चीज़ों को हमने समाहित किया। तो जब हम इन मूल्यों को इसमें समाहित किए तो हमारा कर्तव्य था कि हमारे समाज का हर व्यक्ति जो है कदम से कदम मिला करके आगे चले, आगे बढ़े। तो इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई कि जो वर्ग शैक्षणिक रूप से, सोशली या शैक्षणिक रूप से समाज में पिछड़ गया है, उसको हम कॉम्पनसेशन दे करके क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसको कुछ हम ऐसा रास्ता दें जिससे कि वह भी आगे बढ़ सके। अब उदाहरण स्वरूप लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका कि परिवार का हर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा है, हर तरह से वह सुखी संपन्न है, उसके लिए खाने की दिक्कत नहीं है, उसके पास पर्याप्त रूप से अनाज हो रहा है, पर्याप्त रूप से उसके पास खेत हैं। जब उसके पास अधिशेष हो रहा है तो उस अधिशेष के माध्यम से उसका बच्चा जो है आगे की स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जिसके पास खाने का भरपेट भोजन ही न हो, क्या उसका बच्चा ऐसी स्थिति में आगे की शिक्षा या किसी अन्य चीज़ के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच सकता, चाहे वह कोई भी समाज हो। ठीक, तो यह वर्ग जो था, जो हमारा दलित पिछड़ा शोषित वर्ग था, यह इन समस्याओं से ग्रसित रहा। इन समस्याओं को कम करने के लिए, समाप्त और धीरे धीरे इनको समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की कि हम इन वर्गों को क्या करेंगे कि एक वर्ग जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसको हम थोड़ा सा बैरियर लगाएंगे, और जो वर्ग जो है केवल अभी रूट लेवल पर पड़ा हुआ है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाने के पीछे और इस बैरियर के पीछे इनका तर्क क्या है? इनका तर्क या हर व्यक्ति का तर्क यह है कि देखिए, ये एक हमारा शरीर है। यदि हमारा शरीर जो है सामान्य गति से डेवलप होगा तो हम सुंदर लगेंगे, लेकिन यदि हमारे शरीर का केवल एक हाथ या एक पैर या एक आँख या एक कान ही तेज़ी से बढ़े और शरीर का अन्य अंग जो है ज्यों का त्यों अस्थायी रहे, तो वह हमारे शरीर में सूटेबल नहीं दिखाई देगा या हमारा शरीर सुंदर नहीं लगेगा। सेम बात वही है कि यदि हमें अपने देश को विकसित करना है, सुंदर बनाना है, तो ज़रूरी है कि हमारे समाज के हर लोगों का समान रूप से विकास हो, और इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस व्यवस्था को लाया गया। जब यह व्यवस्था लाई गई तो यह व्यवस्था के पीछे यह तर्क दिया गया कि 10 साल पर इसकी समीक्षा होगी, और जब लगने लगेगा सरकारों को कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व अब जो है इन वर्गों के बराबर हो गया है, जो वर्ग पहले से आगे निकल चुका है, तो आरक्षण धीरे धीरे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसका हर बार समीक्षा होता है। ऐसा कंगना रनावत कोई अपने अनुसार या कोई भी व्यक्ति हो कि ये कह दे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए या आरक्षण न दिया जाए, यह जो है उसका अल्प ज्ञान का परिणाम है। या तो वह आरक्षण के बारे में सही से जानता नहीं है या वह जानना चाहता नहीं है। हर बार संसद में बैठ करके लोग जो हैं इसके बारे में समीक्षा करते हैं, समीक्षा होती है कि क्या यह अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, या कर पाया कि नहीं कर पाया।
आज भी देखिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही बात कीजिए तो यहाँ लगभग 65 से 70% पद जो हैं प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद जो इन वर्गों के लिए आरक्षित हैं वो है अभी खाली है। यह एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अन्य विभागों में भी इनका अभी प्रतिनिधित्व उतना नहीं हो पाया जितना कि इनका होना चाहिए। ठीक, अब हम पीछे कुछ दिनों में देखें कि जब सरकार को लगने लगा कि सामान्य वर्ग में भी कुछ वर्ग ऐसा है कि जिसको कि ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो सरकार ने इस पर भी कदम उठाई और उठा करके इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग थे उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह किसका परिणाम था? इस आरक्षण की समीक्षा का ही परिणाम था कि सामान्य वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कंगना रणावत हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब भी कोई इस मुद्दे पर बात करे, चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दा है, खुल करके इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात इस पर भी होनी चाहिए कि क्या इन वर्गों के साथ भेदभाव समाप्त हो चुका है? हर स्तर पर क्या इनके साथ भेदभाव समाप्त हो चुका है? क्या इनका प्रतिनिधित्व जो है हर स्थान पर सुनिश्चित हो चुका है? यदि नहीं हुआ है तो इनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और इनके लिए केवल उन्हीं वर्गों को नहीं आगे आना चाहिए जो वर्ग इसका लाभ ले रहे हैं। यदि वह वर्ग आ करके कहे कि इनको भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए तो यह वर्ग जो है समाज में क्या लाएगा? एक समरसता लाएगा, एक आपसी भाईचारा को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति का उतना ही योगदान है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। देश आगे हमारा तभी बढ़ सकता है जब उसमें सभी जातियों, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व समान रूप से सुनिश्चित हो, उसको समान रूप से शिक्षा का अवसर मिले, नौकरियों में समान रूप से उसको अवसर प्रदान किया जाए। अभी जिस क्षेत्र की बात कंगना रनावत कह रही हैं, जहाँ पे कि वो इस समय वर्क कर रही हैं, अभी आज देख लिया जाए तो चाहे बॉलीवुड हो या प्राइवेट सेक्टर के जितने भी सेक्टर हों, अभी भी जो दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग हैं इनका प्रतिनिधित्व क्या है? बड़े पैमाने पर कम है, बड़े पैमाने पर कम है। तो आप देख लीजिए कि जो भी सरकारी सेक्टर की नौकरियां हैं, सरकार, अभी ये दलित पिछड़े ही नहीं, आपके अल्पसंख्यक हैं, आपके विकलांग वर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कितना हो पा रहा है? तो ये सारे हमारे समाज के अंग हैं, सारे समाज के अंग हैं और सबका जो है प्रतिनिधित्व इसमें मिलना चाहिए। और यदि ये नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि निजी क्षेत्र, यदि आप निजी क्षेत्र की बात करें, जैसे विकलांग वर्ग है, विकलांग लोगों के साथ ऐसी स्थिति है कि सरकारी सेक्टर में तो इनके लिए कुछ स्थान निर्धारित है, वहाँ पे ये दिव्यांग वर्ग के लोग जो हैं अपनी मेहनत के बल पर कुछ अच्छे पद पा जाते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी प्राइवेट सेक्टर इनको रखने के लिए तैयार नहीं होता। उसी तरह से हमारा ट्रांसजेंडर वर्ग है, क्या इसको कोई वर्ग रखने के लिए तैयार होता है? जबकि समाज के हमारे यह भी अंग हैं। तो हमें जो है हर वर्ग के लिए सोचना है, केवल एक वर्ग नहीं, केवल एक समुदाय नहीं, क्योंकि जब तक समाज का हर वर्ग जो है शिक्षित नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत न तो समृद्ध हो सकता है न ही सशक्त हो सकता है। इसलिए भारत की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है कि हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों का सामान्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, निजी सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, शैक्षणिक सेक्टर हो, फिल्म जगत हो, सांस्कृतिक जगत हो, सभी जगह सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। अब मैं आपको उदाहरण दे दूं,
अमेरिका की बात, अब अमेरिका में ले लीजिए कि जब भी वहाँ कोई आप हॉलीवुड की कोई पिक्चर देखिए, उस हॉलीवुड के पिक्चर में यदि वहाँ पे कोई काला व्यक्ति गोरे व्यक्तियों के साथ उस मूवी में नहीं रहेगा तो उस मूवी को रिलीज ही नहीं किया जा सकता। वहाँ का सेंसर बोर्ड उसको रिलीज ही नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो कि यहाँ पर भी ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाए। ऐसे 2-4 घराने उस पूरे सेक्टर को कब्जा किए हुए हैं और यही लोग जो हैं उस पूरे इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो कंगना रनावत हों या कोई भी हो, उनको हर सेक्टर पर बोलना पड़ेगा। अच्छी बात है आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन मुद्दा केवल आपके भाई की नहीं है। मैंने कहा कि ये हर लोगों के लिए मुद्दा है। और जब आज सरकार जो है बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रही हैं, तो जब सरकारी नौकरी ख़त्म कर रही है, निजी सेक्टर में दे रही है, तो आपको मुद्दा इस बारे पर भी उठाना चाहिए कि क्यों सरकार जो है अपनी सरकारी जिम्मेदारियों से भाग रही है, क्यों सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। जब कंगना रनावत ऐसे मुद्दों पर बात करें तो लोग सोचेंगे कि हाँ, आप समाज के लिए बेबाकी तरीके से बात रखती हैं। लेकिन जब आपकी बात एक पक्षी हो जाएंगी तो समाज में इसका आपका विरोध होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि समाज का हर व्यक्ति जो है हर समस्या पर मुखर होकर के यदि आवाज़ उठाए तो समाज में एक सामाजिक समरसता आएगी। और हमेशा बात सामाजिक समरसता की होनी चाहिए, न कि सामाजिक बिखराव की। यही मेरा आपसे अपील था। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।